जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस YouTube चैनल में। बच्चों, इससे जो पहले की वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने फिजिक्स के मोशन एंड फोर्स के एमसीक्यूज देखे थे, जो आपका क्या है, पहला चैप्टर है। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से आपका जो वेटेज रहता है मोशन एंड फोर्स से, वो काफी ज्यादा रहता है। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी तो यहां से 6 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 to 5 तो इससे फिक्स क्वेश्चंस है। तो हमें क्या करना है, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज लगाना है। अब देखो, जितने ज्यादा हम एमसीक्यूज लगाएंगे ना किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, उतने ज्यादा हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। जितने हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही हमें क्या रहेगा, इजी रहेगा एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो देखिए, जो एमसीक्यूज मैं आपके लिए ला रहा हूं उनको आप बार बार रिवाइज करिए, उनको बार बार न्यूमेरिकल्स को उनको लगाइए, क्योंकि क्या है कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दी जाए या फिर आपके क्या हो जाए कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज को वो चेंज कर दे, बट क्वेश्चंस अप्रोक्स ऐसे ही आते हैं। तो बच्चों, इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से आपको देखना है और बार बार इन्हें प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं इन न्यूमेरिकल्स को या इन एमसीक्यूज को। देखिए, पहला हमारे पास जो है इस मोशन एंड फोर्स में हमारे पास जो पहला आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, लास्ट में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 20 पे छोड़ा था, तो मैंने 21 नंबर से ही यहां पर स्टार्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या दे रखा है। अ 7 kg ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस F1 is equals to 20 I cap plus 30 J cap and F2 is equals to 8 I cap minus 5 J cap न्यूटन। अब आपको देखिए, जो फोर्सेस आपको दे रखे हैं, ये दोनों फोर्सेस किस पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर सब्जेक्टेड ऑन दिस मास 7 kg। यानी ये दो फोर्सेस जो है इस 7 kg के मास पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। बट हमें जो फोर्सेस दे रखे हैं वो वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास मास 7 kg है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पर दोनों ही फोर्सेस हमें किस में दे रखे हैं, हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, तो हमें वही एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पर हमें पहले क्या निकालना होगा, पहले F1 और F2 जो दो वेक्टर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, उनका क्या निकालना, हमें एक क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखो, समीशन से निकल जाएगा हमारे पास। देखो, ये F इज इक्वल्स टू जो मैं लिखूंगा वो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, F2 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जरा, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, F इज इक्वल्स टू, जरा आप कैलकुलेट करिए। देखिए, F1 क्या है, 20 I कैप प्लस 30 J कैप, F2 क्या है, 8 I कैप माइनस 5 J कैप। आप कैलकुलेट करिए, 20 I कैप प्लस 8 I कैप कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 28 I कैप आपके पास हो गया। और वैसे ही अगर आप दूसरा देखेंगे, जे कैप का आपके पास टर्म देखेंगे तो 30 जे कैप माइनस 25 माइनस 5 जे कैप है आपके पास। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आपके पास कितना आ जाएगा, 25 जे कैप आ जाएगा। देखिए, अब आपने क्या निकाल दिया है कि इन दोनों का समीशन निकाल दिया है। यानी ये फोर्स, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये फोर्स भी, ये एक्ट कर रहा है उस बॉडी पर, बट हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं फोर्स का, हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, आप क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1409 आपके पास आ जाएगा। यानी इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका इस 7 kg के ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। अच्छा, अब आपने देखा है कि F इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, ma होता है आपके पास, F इज इक्वल्स टू ma होता है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो A इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, F ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अच्छा, A अगर आप यहां से निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 1409 है आपके पास, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, जो कि आपको क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 5.3 मीटर
per second square. It means that your correct answer is 5.3. ऐसे क्वेश्चंस आपको एनडीए के एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ बॉडी हैज ए मास ऑफ 50 kg. Its velocity is brought down from 20 meter per second to 5 meter per second by a resisting force in 5 second. The magnitude of resisting force is. तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहला आपका जो काम है कि जो भी स्टैट आपको किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको नोट डाउन कर ले। उससे क्या क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या इन्फो दी गई है क्वेश्चन में और आपको क्या मिसिंग है जो निकालना है इसमें। तो इजीली आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा जो आपको निकालना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ द बॉडी दे रखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना दे रखा है, 50 kg दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब हमें दे रखा है देखो, इट्स वेलोसिटी इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया है किसी रेजिस्टिंग फोर्स की मदद से 5 सेकेंड तक लगाने पर। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो हमारे पास u दे रखा है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, और v जो हमारे पास है जो कम कर दी गई है वो आपके पास क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और कितने टाइम में करा गया है ये चीज, ये t इज इक्वल्स टू आपके पास 5 सेकेंड में करा गया है। ठीक हो गया, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड में। अब देखिए जरा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है मास तो दे रखा है, अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, ma होता है। देखो मास हमारे पास है लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे जो हमारे पास है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब देखो आपके पास v गिवन है, u भी गिवन है, आपके पास t भी गिवन है, तो यहां से आप a निकाल सकते हैं, जो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस u ओवर t, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो यानी अगर आप a यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 20 ओवर 5 आपके पास आ जाएगा। और a इज इक्वल्स टू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 माइनस 20 आपका माइनस 15 आ जाएगा, और 5 से आपसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक बात आप ध्यान दीजिए, यहां पर साइन जो आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है। देखिए बच्चों नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर एक्सीलरेशन का, क्योंकि देखो आपकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो रही है इस रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से। यानी क्या कर रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, यानी आपका एक्सीलरेशन कम हो रहा है, तभी आपकी वेलोसिटी भी यहाँ पर कम हो रही है। अब हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया है तो हम F इज इक्वल्स टू ma से क्या निकाल सकते हैं, वो रेजिस्टिंग फोर्स निकाल सकते हैं। F इज इक्वल्स टू m क्या गिवन है हमारे पास, 50 गिवन है, और हमारे पास a कितना आ गया है, 3 आ गया है, तो ये हमारे पास आ गया 5 3 आर 15 यानी 150 न्यूटन। यानी करेक्ट आंसर जो हमारे पास है आपके पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि अ राइफल विद muzzle velocity of 1500 meter per second shoots a bullet at a small target 150 meter away. How high above the target must the rifle be aimed so that bullet hits the target? देखो हमें क्या दिया हुआ है, जो मजल वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, मजल वेलोसिटी क्या होती है, जो आपकी गन होती है, गन से जब आपकी बुलेट निकलती है तो उस समय जो वेलोसिटी उस बुलेट की होती है उसे बोलते हैं मजल वेलोसिटी। गेटिंग इट। अब देखिए हमारा क्या करा हुआ है, 150 मीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, आपका टारगेट रखा हुआ है। अब वो क्या पूछ रहा है, देखो जब भी आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो या आप क्या कर रहे हो, उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, इधर आप हैंड से कर रहे हो उसको या आप क्या कर रहे हो, किसी गन से कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, इस केस में आपकी जो बुलेट है वो कैसा लेगा, एक पैराबोलिक पाथ लेगा। यानी वो कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। मान लो आप इस पॉइंट से क्या कर रहे हो, आप फायर कर रहे हो, तो आपकी जो बुलेट है वो कुछ इस तरीके का पाथ लेगी, इस तरीके का। इसका मतलब है कि जहां से आप फायरिंग कर रहे हो, जहां से आप फायरिंग कर रहे हो उसी के डायरेक्शन में आपकी बुलेट नहीं जाएगी, उस पॉइंट से
थोड़ा नीचे हिट करेगी कहीं पर टारगेट पर। इट मींस दैट अगर आपको टारगेट को एग्जैक्ट पोजीशन पर हिट करना है तो आपको टारगेट से क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ऊंची हाइट से क्या करना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा। उसी हाइट के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है कि टारगेट को हिट करने के लिए राइफल को कितना ऊंचा रखा जाए। तो देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि हमें क्या दे रखा है, यहां पर वेलोसिटी दे रखी है मजल की, वो दे रखी है 1500 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक हो गया। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, वो डिस्टेंस दे रखा है, वो सेपरेशन दे रखा है कि हमारा टारगेट कहां पे रखा हुआ है, 150 मीटर अवे फ्रॉम द गन फ्रॉम वेयर वी आर फायरिंग। ठीक हो गया। तो टाइम कितना लगा होगा, देखो टाइम निकाल लेते हैं कि हमारे पास टाइम टेकन टू कवर 150 मीटर, यानी अगर मान लो मेरे पास यहां से फायर किया जा रहा है और यहां पर कहीं पर वो टारगेट मेरे पास है और ये 150 मीटर है, अगर ये 150 मीटर है तो इसका मतलब है मैं टाइम निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे वेलोसिटी पता है, मजल वेलोसिटी पता है, और दूसरा मुझे डिस्टेंस पता है, तो मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं कि कितना टाइम लगा होगा इस 150 मीटर को कवर करने में। तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, और हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, वो 1500 है मेरे पास। कितनी है, 1500 है मेरे पास। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1/10 सेकंड मेरे पास आ रहा है। यानी इतने टाइम में, इतने सेकंड में आपकी वेलोसिटी जो है यहां से, जहां से हम फायर कर रहे हैं वो वहां तक, कहां तक पहुंच जाएगी, जहां पे हमारा टारगेट है। अब देखो ये वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो अब वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि कहां से फायर कर रहे हैं। देखो वर्टिकल डिस्टेंस जो निकलेगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारे पास निकलेगा, देखो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, h हाइट से डिनोट करेंगे। अब देखो हमारे पास न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं हाइट की, तो हमारे पास ये s जो है वो h हो जाता है, और जो a है वो क्या हो जाता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g हो जाता है। और देखो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली तो क्या होगी आपकी, जो आपके पास मजल होगी वो क्या होगी, जीरो वेलोसिटी होगी। इसका मतलब वो हाइट आपकी कैसे निकलेगी, हाफ जी टी स्क्वायर से निकलेगी, हाफ जी टी स्क्वायर से निकलेगी। यानी h इज इक्वल्स टू आप क्या निकाल सकते हो, हाफ जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, देखो दी नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर 9.8 यहां पर रखेंगे। बच्चों एक चीज बड़े ध्यान से हमने रखना है कि देखो अगर हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है जी की वैल्यू तो हम 10 अपने उससे नहीं रखेंगे, 9.8 ही हम यहां पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और टी की जगह पे हमारे पास क्या है, अभी अभी हमने निकाला है कि 1/10, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मैं इसको कैलकुलेट करूं तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, देखो यह क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से 9.8 कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4.9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा आपके पास। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास वैसे तो ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट डेसिमल की 2 प्लेसेस और ऐड हो जाएंगी यहां पर, बट यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 मीटर आ जाएगा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 4.9 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे आंसर्स जो दिख रहे हैं वो सेंटीमीटर में दिख रहे हैं। इट मींस दैट आवर करेक्ट आंसर इज 4.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है अ मास ऑफ 2 kg इज व्रिल्ड इन ए सर्कल इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 revolutions per minute. Keeping the radius constant, the speed is increased so that the centripetal force is 4 times the initial value. The ratio of final speed to the initial speed. अब एक बात बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहां पर लीनियर स्पीड की बात नहीं चल रही है, यहां पर बात चल रही है आपकी किसकी बात चल रही है, एंगुलर स्पीड की बात चल रही है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ω2 ओवर ω1 का रेशियो निकालना है। ठीक है, ω2 ओवर ω1 का रेशियो निकालना है। अब देखो आपको इन्फो क्या दे रखी है, आपको 5 kg क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, जिसको आप व्रिल कर दो। व्रिल का मतलब करने का मतलब है कि इस तरीके से घुमाना, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आपको घुमाना ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने पेन लिया हुआ है, इससे मैं अगर क्या करूं, एक थ्रेड को क्या करूं यहां से बांध दूं और उससे क्या कर दूं, एक स्टोन को यहां से बांध दूं, तो व्रिलिंग का मतलब है इस तरीके से उसे घुमाना। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास, देखिए एक इन्फो हमारे पास क्या दे रखी है कि द स्पीड इज
increased so that the centripetal force is 4 times the initial value। मतलब अगर आपका इनिशियल जो है, अगर आपके पास मैं क्या निकालूं, अगर आपके पास इनिशियल जो है वो F1 है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, इनिशियल फोर्स जो है वो F1 है, क्योंकि देखो आपके पास क्या है, F1 क्या है, इनिशियल फोर्स आपके पास है। अगर आपके पास क्या है, F2 क्या आपके पास फाइनल फोर्स है, तो इसका मतलब मुझे क्या दे रखा है कि जो आपका फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स का 4 टाइम्स है। इसका मतलब मुझे क्या दे रखा है, F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो आपके पास हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर देखा होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा की बातें चल रही है, हमें लीनियर वेलोसिटी से तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो हमारे पास v इज इक्वल्स टू आपने देखा होगा आर ओमेगा होता है। और इसको अगर मैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, f इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस रेशियो को क्या लिख सकता हूं, इसे लिखा जा सकता है एम आर टू ओमेगा, सॉरी ओमेगा आर टू नहीं लिखेंगे, आर ही लिखेंगे क्योंकि रेडियस तो एक ही होगी, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टू का स्क्वायर अपॉन एम आर ओमेगा वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, आपको ओमेगा टू का स्क्वायर अपॉन ओमेगा वन का जो स्क्वायर है वो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही आपके पास क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी विल बी योर राइट ऑप्शन। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन मैंने ओमेगा के टर्म्स में भी आपको बता दिया है। तो देखिए ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इन फॉर्मूलों को अगर हम देखो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या हो जा रहा है, फॉर्मूला भी याद हो जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है, एक नया फॉर्मूला भी मिल रहा है। तो ऐसे ही हमारे एनडीए के एग्जाम में हमें फॉर्मूलों को याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इन फॉर्मूलों का बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अब सबसे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में हो क्या रहा है, देखो यूनिफॉर्म मोशन में ये हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए अगर वो पहले 2 सेकंड में क्या कर रहा है कि 10 मीटर चल रहा है, तो अगले 2 सेकंड में भी वो 10 मीटर चलेगा, अगले 2 सेकंड में भी वो 10 मीटर चलेगा, अगले 2 सेकंड में भी वो 10 मीटर चलेगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसा जो भी मोशन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम इसको देखें, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो देखिए जो आपके पास है कि वेलोसिटी के साथ आपका जो टाइम का ग्राफ है, इसमें देखिए आपके पास क्या है, पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्मूथ ग्राफ होना चाहिए। तो ये दो तो आपके क्या होने चाहिए, बाहर हो जाएंगे, ये दो तो आपके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिए। दूसरा अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये भी आपका कुछ लग रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। आपका तो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पर देखिए आपका जो डी ग्राफ है वो आपका शो कर रहा है लीनियर रिलेशन कि इक्वल डिस्टेंस आपका इक्वल टाइम इंटरवल में यहां पर कवर हो रहा होगा। तो याद रखिए कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, हमें क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल डज द शेडेड एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो रिप्रेजेंट। मतलब जो आपको यहां पर ये एरिया दिखाई दे रहा है, शेडेड एरिया, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से अगर हम इस शेडेड का क्या निकालें, इस शेडेड पोर्शन का क्या निकालें, अगर इसका एरिया निकाल दें, क्या निकाल दें, अगर इसका एरिया निकाल दें तो वो एरिया इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है।
बात समझ आ गई। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और उसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है उसमें हमारे पास एक शेडेड एरिया बनाया हुआ है। वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसका एरिया निकालो और ये बताओ कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक बात देख लेते हैं, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो देखो कोई मुझे ये डेफिनेट शेप तो है नहीं। ये अगर एक स्क्वायर होता, एक रेक्टेंगल होता, है ना, ऐसा कुछ होता, ये ट्रेपेजियम होता, हमारे पास रोम्बस होता, तो उसका एरिया हम इजीली निकाल देते बाय यूजिंग द फॉर्मूला। बट यहां पर हमें क्या दे रखा है, एक ऐसा शेप दे रखा है जिसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा होगा, मैथ्स में भी हमने देखा होगा, फिजिक्स में भी, हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स बनाते हैं और इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया निकालते हैं और फिर क्या करते थे, उन एरियाज को ऐड कर देते हैं, तो वी विल गेट द टोटल एरिया इंक्लूडेड बाय दिस कर्व। ऐसा ही हम करते हैं फिजिक्स में और या मैथ्स में हम ऐसा ही करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो इसका एरिया निकालूं, ये स्ट्रिप मेरे पास क्या बन रही है, ये स्ट्रिप अगर तुम देखोगे यहां पर, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रही है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रही है। तो जब मैं इस रेक्टेंगल को क्या करूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, तो मैं क्या निकालूंगा, लेंथ इंटू विड्थ निकालूंगा, लेंथ इंटू विड्थ निकालूंगा। अब लेंथ जो मुझे दिख रही है वो वेलोसिटी है, लेंथ जो दिख रही है मुझे वेलोसिटी है, वो ये है मेरे पास, लेंथ ये है मेरे पास, इसकी विड्थ ये है मेरे पास, तो इंटू विड्थ क्या है मेरे पास, वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और वेलोसिटी इंटू टाइम होता क्या है, ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि आपका जो एरिया इसके अंदर होगा, इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस कवर्ड को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, डिस्टेंस कवर्ड को डिनोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन अलोंगसाइड। देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम आपके क्या करते हैं, ये एनडीए के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसका आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उनको जरूर कर लें। मैं आपको वैसे करवा ही रहा हूं, लेकिन आप और भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है आपके। अब यहां पर पूछ रहा है, देखो कि विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो ये आपको ग्राफ दे रखा है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हम चलते हैं, देखो वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, इसमें बोल रहा है वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। देखो इट कैन बी कंसिडर्ड वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। देखो अब जरा, अगर मैं इस टाइम पीरियड के, देखो अगर मैं इस टाइम पीरियड के बीच में निकालूं, मान लो एक टाइम पीरियड ये ले लूं, 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 तो अगर मुझे देखिए जरा कि मैं ये t1 टाइम लूं, ये t2 टाइम लूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में वेलोसिटी को देखूं तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, यानी ये आपका कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, हम कह सकते हैं क्या आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, ये मुझे क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सही लग रहा है। सेकंड, अगर हम बात करें कि इसका क्या है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपका कोई इस तरीके से स्लांट है, तो अगर आप मैं इसमें यहां से एक लाइन खींचूं तो मुझे इसमें थीटा मिल रहा है, इसका मतलब इस लाइन में क्या है, ग्राफ है, ऑब्वियसली देयर इज अ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव, नहीं नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या कर रहा है, नेगेटिव ग्राफ तो आपका क्या होता कि ऐसा कुछ होता, नेगेटिव ग्राफ ऐसे बनता है आपके पास, नेगेटिव जो आपका स्लोप बनता है किसी ग्राफ का वो इस तरीके से बनता। ये तो क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, इसका जो स्लोप आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग हियर विद इक्वल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक और आपके पास सेम, देखिए ये ग्राफ जो बच्चों हैं वो सेम है, आपके पास सेम ग्राफ आपको दिख रहा है, पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द शोन ग्राफ। क्या है हमारे पास, एसिलरेशन हैज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा बोल रहा है कि क्या एसिलरेशन हैज, देखो ऐसा तो लग रहा है कि एसिलरेशन हमारे पास क्या है, एसिलरेशन की मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि भैया क्या कर रहा है, ये ऊपर को जा रहा है। भाई जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो स्लोप कैसे निकालूंगा, इसका मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा, वेलोसिटी में चेंज निकालूंगा, यानी डेल वी निकालूंगा ओवर क्या निकालूंगा, डेल टी निकालूंगा। तो ये डेल वी ओवर डेल टी होता क्या है, ये एसिलरेशन ही तो होता है, और ये एसिलरेशन कहां को जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एसिलरेशन जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एसिलरेशन पॉजिटिव तो है यहां पर,
अब दूसरा, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? देखते हैं, पहले और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, बिल्कुल नहीं है भाई। कहां है? देखो, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं है यहां पर, तो ये तो हमारे पास गलत है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। जब हम कह रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन है, तो देखो हमारे पास क्या है, और पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है या नहीं, इसकी जरा हम बात करते हैं हमारे पास। तो देखो, दूसरा देखो हमारे पास ये भी सही है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, सीधा सीधा ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, तो मेरे पास जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक और, इस ए ऑप्शन में क्या कर रखा है, एक और हमें पास क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कि वो पॉजिटिव है। ये भी सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट क्या है कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी है। तो गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा आपके ग्राफ जो है वो आपका एक्सेलरेशन कैसा शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है एंड विद कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अगर हम जाएं, देखो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहला ही क्या है हमारे पास, क्या है, पहला ही क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये गलत है। डेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है। डेंसिटी आपके डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती है, और वेक्टर क्वांटिटी तो आपके डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। कैसे हमारे पास, देखो जरा, अगर मैं क्या ले लूं, यहां पर 2 पॉइंट ले लूं, अगर 2 पॉइंट ले लूं, ए और बी क्या ले लूं, एक पाथ ले लूं, तो ए से बी तक पहुंचने में क्या होगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टिकल ने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लो ये क्या है आपके पास 10 मीटर है, हम ऐसा भी कह सकते हैं करके कि पार्टिकल ने क्या किया, अगर वो बी पॉइंट पर खड़ा है, ए से बी पॉइंट पर गया है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। दोनों ही बातें यहां पर क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है कि ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए लास्ट हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ऐसा कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है, पर यूनिट टाइम। ऑब्वियसली ये आपके पास क्या है, स्पीड ही तो है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। तो इसका मतलब है आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही सिर्फ करेक्ट है। इसका मतलब है ओनली थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अगले ऑप्शन की तरफ को जाते हैं। ये हमें क्या पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट is in uniform circular motion on a plane. Suppose that you measure its displacement from the center along one direction, say along the x-axis. Which one among the following graph could represent this displacement? बच्चों एक चीज बड़े ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन जो है ना आपका, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो आपका एनडीए में आया हुआ है, ये एनडीए 2012 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना एनडीए 2012 में आया है, और फर्स्ट एनडीए जो फर्स्ट था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखो जहां पर भी आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे दिया जाए, अब आपको कोई भी कंडीशन नीचे दी गई हो, याद रखना है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसका जो फंक्शन होता है वो हमेशा या तो साइन के टर्म में होता है या तो वो कॉस के टर्म में होता है। तो अगर आपकी ग्राफ पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, देखो यहां पर यही तो बोला गया है, आपको बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ प्लेन, सपोज दैट यू मेजर इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर। आप क्या कर रहे हैं कि उसके सेंटर से क्या कर रहे हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, उसके सेंटर से उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन के अलोंग मेजर कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ग्राफ उसके लिए सही होगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, साइन और कॉस का फंक्शन होता है। तो इसका मतलब है, अब आप देखो इसमें से जरा जो ये ग्राफ है आपको पहला ए दिखाई दे रहा है,
इसे आप साइन का भी कह सकते हो और ऐसा ही ग्राफ आपका कॉस का भी होता है। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी तो आपके क्या है, साइन और कॉस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक इन्फो हमेशा याद रखोगे कि जो आप उसका फंक्शन होता है वो हमेशा साइन और कॉस के टर्म्स में होता है। तो उससे रिलेटेड जो ग्राफ आपका होगा, जैसे साइन का जो ग्राफ है, जो कॉस का जो ग्राफ है, वही उसके लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए उसका करेक्ट ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अगर हम जाए, हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ को अगर हम जाए तो हमें क्या दे रखा है कि अ स्टेयरकेस हैज 5 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। अच्छा, यहां पर स्टेयरकेस की बात करी गई, यानी सीढ़ियों की बात करी गई है। हैज 5 स्टेप्स, यानी उसमें कितने, 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स का मतलब क्या है कि 5 सीढ़ियां हैं उसमें। ठीक हो गया। ईच 10 सेंटीमीटर हाई। अच्छा, इस ईच 10 सेंटीमीटर हाई और 10 सेंटीमीटर वाइड को जरा समझ लेते हैं। सीढ़ी कुछ इस तरीके की होती है, अगर मैं सीढ़ी बनाऊं तो कुछ इस तरीके की होती है, देखेंगे जरा। तो देखिए ये आपकी सीढ़ी होती है। तो आपके पास देखिए ये जो है आपके पास दे रखा है, इससे आप क्या कहेंगे कि ये आपकी क्या है, ये वर्टिकल हाइट आप कहेंगे। और ये आपके पास क्या है, ये इसकी हॉरिजेंटल हाइट है। अच्छा, इसके वर्टिकल हाइट को y से डिनोट कर देते हैं और इसकी जो हॉरिजेंटल हाइट है उसे, हॉरिजेंटल जो आपकी इसके पास क्या है, जो इसकी विड्थ है उसे x से डिनोट कर लेते हैं। तो इस तरीके की आपकी सीढ़ी होती है। ऐसी 5 स्टेप्स है वो कह रहा है। और क्या है आपके पास, 10 सेंटीमीटर हाई है, ये y भी 10 सेंटीमीटर है, यानी मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो x है, यानी जो आपके पास हॉरिजेंटल जो विड्थ है वो भी आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और जो y है वो भी आपके पास क्या है, यानी जो वर्टिकल हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/10 मीटर आ जाएगा। आ जाएगा, ये 1/10 मीटर आ जाएगा। और ये y भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10 मीटर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स भी दे रखे हैं। तो लेट अस से कि दैट इस n से क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स को डिनोट कर लेते हैं और वो 5 हमारे पास। लेट अस से दैट कि स्टेप्स 5 है। अब क्या पूछा गया आगे कि व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी to be given to the ball so that it hits directly the lowest plane from the top of the staircase। अब बच्चों देखो क्या दिया गया है, ऐसे 5 सीढ़ियां हैं नीचे को। मान लीजिए ये सबसे ऊपर की सीढ़ी है, तो यहां से क्या किया जा रहा है, किसी बॉल को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, यानी रोल किया जा रहा है। तो ये सबसे ऊपर की सीढ़ी है, सबसे टॉप मोस्ट ये स्टेयर है हमारे पास। तो यहां से जब बॉल रोल करेगी तो उसको किस वेलोसिटी से हम यहां से फेंके कि वो क्या करें, कि डायरेक्टली कहां हिट करें, वो लोएस्ट प्लेन ऑफ द, लोएस्ट प्लेन पर क्या करें, फ्रॉम टॉप से, सबसे ऊपर से लोएस्ट प्लेन पर क्या करें, डायरेक्टली हिट करें। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका मतलब है यहां पर उसकी यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस बॉल की, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस बॉल की। अच्छा देखिए जरा एक चीज हम देख लेते हैं यहां पर, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। देखो अगर हम डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन देखें, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर करना देखें, तो देखें डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखो डिस्टेंस कवर्ड इन, से लिख लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो इसको कैसे निकाल देंगे, इसे निकालेंगे हाफ जी टी स्क्वायर से। देखो बच्चों ये हाफ जी टी स्क्वायर क्यों फॉर्मूला लग रहा है, देखो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या है, मैंने क्या कहा है, जब भी आप हाइट की बात करेंगे तो आपकी जो ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जो है वहां पर आपका जी वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि जैसी आपकी बॉल यहां से यहां पे आएगी तो यहां से नीचे ड्रॉप करेगी, यानी हाइट से नीचे ड्रॉप करेगी। इसका मतलब यहां पर जी एक्ट करने लग जाएगा, एस जो है आपका वो एच बन जाएगा आपके पास। और यहां पर जो बॉल आएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ टॉप पे क्या होगी, जीरो होगी। तो आपका जो यूटी वाला टर्म है वो यहाँ पे आपका जीरो हो गया है। और एक चीज और देखिए, क्योंकि यहाँ पर 5 सीढ़ियां हैं, ये हाइट आपकी कितनी दे रखी है आपको, ये हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, यानी मैंने इसको y लेट कर लिया है। ऐसी मेरे पास 5 सीढ़ियां हैं, तो जो आपके पास वर्टिकल जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या वो ny नहीं हो जाएगा, ये यूनिटरी मेथड अगर आप देखें तो, यानी एक सीढ़ी की जो आपके पास हाइट है वो y है। ऐसी 5 सीढ़ियां आपके पास है, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास,
एन वाई हो गई आपके पास, और दैट विल बी इक्वल टू जो वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो हाफ जीटी स्क्वायर आपके पास आ रहा है। अच्छा, एन आपको कितना दे रखा है, एन आपको 5 दे रखा है, और वाई अभी अभी आपने निकाला है कितना, 1/10 निकाला है, ठीक है, और इसको लिखेंगे 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, जी की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, इज प्रोवाइडेड हियर 10। मैंने कहा था ना कि जब आपको 10 रखनी होगी तो आपको जी की वैल्यू वहां पर गिवन होगी। अच्छा, मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 5 1 जार 5 हो जाएगा, 5 1 जार 5 हो जाएगा, 5 2 जार 10 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, टी स्क्वायर की वैल्यू जरा देखेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/10 आ रही है मेरे पास 1/10, क्योंकि जी क्या आ जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां से टी की वैल्यू जो मैं लिख सकता हूं वो मेरे पास आ रही है 1/√10 मेरे पास आ रही है। अच्छा, ये तो हो गई वर्टिकल डिस्टेंस की बात। अगर हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस किसकी बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी मान लेते हैं कि यहां पर u है, इनिशियली u है, और क्या कर रहा है कि इस x डिस्टेंस को मान लेते हैं वो t टाइम में कवर करता है ये बॉल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस u ut हो जाएगा। और एक चीज हमने देखी हुई है, देखो x ये एक सीढ़ी की क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ऐसी 5 सीढ़ियां हैं, तो यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू से क्या लिख सकते हैं, यू टी लिख सकते हैं। अब देखो अगेन हमें एन की वैल्यू कितनी पता है, 5 पता है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/10 हमारे पास है, इज इक्वल्स टू यू हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय टी हमें 1/√10 पता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये 5 1 जार 5 हो जाएगा, ये 5 2 जार 10 हो जाएगा। अच्छा, मैं u यहां से कैलकुलेट करूं तो u इज इक्वल्स टू मेरे पास शायद क्या आ जाएगा, √10/2 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, u यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.58 आता है। अब देखो आपको ऑप्शन में जो है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑप्शन में जो आपके पास है आपको 1.58 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो हमें ये चूज करना चाहिए यहां से, इनमें से ऑप्शंस में से कि कौन इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी। देखो रूट जो 2 होता है आपके पास वो आपके पास होता है 1.414। अब देखो ये वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट लग रही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू √2 कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू √2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कि आपका क्या रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस c by 2t square k cap where a b and c are positive constants, then the particle, पूछा जा रहा है कि क्या पार्टिकल, आपको देखो किसी पार्टिकल का क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट की आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। देखो यहां पर हमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एसिलरेशन की बात हो रही है या डी एसिलरेशन की बात हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है, एक पार्टिकल हमें उसका दे रखा है जिसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमें उसके एसिलरेशन के बारे में इंफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इस x के हेल्प से आप वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन दी होती है किसी पार्टिकल की, तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज dx ओवर dt कर देंगे। अच्छा, dx ओवर dt अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला a तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन g हो जाएगा, यहां पर t स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, c ओवर इसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2t हो जाएगा, क्योंकि d बाई डी टी ऑफ एक्स रेज टू द पावर n फॉर्मूला लग जाएगा, इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, k कैप हो जाएगा। अच्छा, 2 से 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी c t k कैप हो जाएगी। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एसेलरेशन, और एसेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू dv ओवर dt होता है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ क्या, v की वैल्यू क्या रखी है, c t k कैप, c t
के कैप। अच्छा अगर आप ए को निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सी तो कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा के कैप हो जाएगा। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो के कैप के अलोंग आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो के कैप है ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस की तरफ को, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ को ये क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। और पॉजिटिव साइन यहाँ पर है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास, इसका आपके पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपके पास बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, अलोंग क्या कर रही है, के कैप डायरेक्शन के अलोंग। ये आपने यहाँ पर देख लिया है। ये क्वेश्चन ना बच्चों आपका, ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए में आया हुआ है, ये एनडीए 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। देखिए एनडीए 2013 में जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था ये वहां आया हुआ था। इवन जो इससे पहले का क्वेश्चन हमने करा था ना, इससे पहले का क्वेश्चन ये भी आपका एनडीए में आया हुआ है, ये एनडीए 2012 में आया हुआ है, ये एनडीए 2012 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और कौन सा पेपर आया है, सेकंड पेपर में आपके पास आया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि अ फोर्स F is applied on a body which moves on a straight line, ठीक है, for a duration of 3 seconds. The momentum of the body changes from 10 gram centimeter per second to 40 gram centimeter per second. The magnitude of the force F is, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉडी है, ठीक हो गया, उस पर एक फोर्स F लगाया जा रहा है, ठीक हो गया, और वो बॉडी क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। कितने टाइम के लिए, 3 सेकंड के लिए। अब उसका जो मोमेंटम है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, वो 10 ग्राम सेंटीमीटर 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड से 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड तक चेंज हो रहा है। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक तो हमें P1 दिया हुआ है, P1 हमें दिया हुआ है 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एक हमें क्या दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P2 हमें क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा हमें एक टाइम दिया हुआ है, t इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 3 सेकंड दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिखाना है। वेरी इजी भाई, हमें क्या है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या देखा है, जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी में, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो होता है। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, P2 क्या गिवन है, P2 हमें कितना गिवन है, 40 गिवन है, P1 हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है, टाइम t हमें कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 डाइन आ जाएगा। एक चीज बड़े ध्यान से रखना हमें, देखो हमने यहां पर यूनिट्स को जैसा था वैसे रहने दिया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं लगी यहां पर क्या करने की, यूनिट्स को चेंज करने की। तो आंसर मेरा किस में आ रहा है, यहां पर सीजीएस यूनिट 10 डाइन के इक्वल आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी एनडीए का है, ये क्वेश्चन एनडीए 2013 में आया था, ये क्वेश्चन एनडीए 2013 में फर्स्ट पेपर में आया था, एनडीए 2013 में फर्स्ट पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आया होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स acceleration remains uniform, velocity changes, speed changes, वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। अब देखो पहली बात आपके पास जो है, जब आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक चीज तो आपको बड़े ध्यान से रखनी है याद, कि जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट को वो कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी क्या करती है, वो चेंज होती है। वेलोसिटी क्या करती है, वो चेंज करती है। अब भाई अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, वो भी क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है।
तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, नहीं हो सकता। वेलोसिटी चेंजेस, ये सही ऑप्शन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। स्पीड चेंजेस, नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रिमेन यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंजेस। तो याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीन चीजें आपको याद रखने की है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज करती है, इसीलिए बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार in time t and s denotes the displacement by the car during same time। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि d जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और किसी कार के t टाइम में, और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी इनइक्वालिटी सही है? d इज लेस देन, देखो जहां पर d इज लेस देन की बात आ गई है वो ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा तो होता ही होता है। ठीक है, अब देखो d इज इक्वल, ये देखो ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है कि d इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया आपके पास कि आपका किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक हो गया कि हमेशा आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेस, हाँ हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, बट ऐसा नहीं है करके कि ये बहुत रिजिड है। ठीक है, तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या आपके पास s है। देखो इसमें बोल रखा है कि डिस्टेंस जो आपका है ग्रेटर देन s भी होता है और इक्वल टू s भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो है ये ठीक लग रहा है हमारे पास। ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट तो क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, यहां पर करेक्ट है आपके पास। और ये क्वेश्चन भी जो आपके पास है ये एनडीए में आया हुआ है, एनडीए 2013 में आया हुआ है, एनडीए 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और किस में आया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम में, एनडीए 2013 फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन अपवर्ड्स व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट इंप्लाइज दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। देखो इसमें क्या कह रहा है कि किसी ट्रेन में कोई पैसेंजर है, ठीक हो गया, किसी मूविंग ट्रेन में, जो ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है, उसने क्या करा, एक सिक्का ऊपर उछाला। तो क्या करा, वो जो सिक्का है उससे पीछे कहीं गिरा, उससे पीछे कहीं गिरा। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि क्या इंप्लाई करता है, देखो मोशन ऑफ द ट्रेन, क्या वो एक्सेलरेट कर गई ट्रेन, क्या वो यूनिफॉर्म उसमें मोशन हो रहा है, या रिटार्डेशन हो रहा है, या अलोंग द सर्कुलर ट्रैक जो आपकी क्या कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। तो देखो ऐसा हुआ होगा, ऑब्वियसली ऐसा ही तो हुआ होगा। अगर मैं कोई चीज ऊपर फेंकूंगा, जब मैं आगे को चले जाऊंगा तभी तो मेरे से पीछे कोई क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट गिरेगी जो मैंने फेंकी होगी। तो आपका जो कॉइन है, जब कॉइन ऊपर उछाला गया, देखो जब भी कोई चीज हम मूविंग ट्रेन में या किसी मूविंग बस में ऊपर फेंकते हैं ना, तो जो उसकी दो वेलोसिटीज उसके पास होती है, एक तो वेलोसिटी क्या, एक वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। वैसे तो आपके पास क्या है, उस ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, यानी जो आगे को चलने की वेलोसिटी होती है, वो उसी व्हीकल के इक्वल होती है जिसमें उसे फेंका गया है। बट क्या है कि क्योंकि आपका जो कॉइन है वो पीछे गिर गया है पैसेंजर से, इसका मतलब आपकी ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर गई। और जो कॉइन हवा में है, देखो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या नहीं कर सकता। अब मान लो ऐसा होता कि उसको ऊपर फेंका गया और ट्रेन के साथ साथ उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाता, हवा से वो क्या हो जाता, इतनी वेलोसिटी गेन कर लेता कि ट्रेन के साथ ही क्या करता, आगे मूव करता, तो उस पैसेंजर के हाथ में वो कॉइन क्या होता, गिर जाता। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की भी यहां पर बात नहीं करी गई है। तो इसका मतलब जो पीछे कॉइन गिरा है पैसेंजर के, वो किस वजह से गया, क्योंकि आपकी जो ट्रेन है, मोशन ऑफ ट्रेन है, वो एक्सेलरेट कर गई है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी जो बच्चों है आपका, ये भी एनडीए में आपका आया हुआ है। ये एनडीए 2013 में आया है। किस में आया है, एनडीए 2013 में आया हुआ है। एनडीए 2013 में फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ आपके पास। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टू कार्स ए एंड बी हैव मासेस m1 सॉरी ma एंड mb रिस्पेक्टिवली। यानी दो कार्स हमें दी गई है, एक का नाम a दिया गया है, एक का नाम b दिया गया है, और उनके मासेस क्या है, ma और mb है रिस्पेक्टिवली। और एक कंडीशन दी गई है, जो a ट्रेन है या a कार है, उसका जो मास है ग्रेटर देन b कार के है। बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी से आगे जा रहे हैं। ठीक हो गया। इफ इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ,
इक्वल ब्रेकिंग फोर्स मतलब ऐसा एक फोर्स लगा दिया गया है कि जिसकी वजह से उनका मोशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर गया, यानी वो रुक गए हैं। देन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले इनमें से कौन सी कंडीशन होगी? क्या ए विल कवर ए ग्रेटर डिस्टेंस, बी विल कवर ए ग्रेटर डिस्टेंस, बोथ विल कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय देम विल डिपेंड ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। अच्छा देखो, चलो इसको कोशिश करते करने की। इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी कि दो कार्स हमें गिवन है, दोनों की मासेस हमें गिवन है, एम ए एंड एम बी गिवन है, और जो पहली ए जो कार है उसका मास बी वाली कार से क्या है, ज्यादा हमारे पास है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी एनडीए में आया हुआ है। ये आपका एनडीए जो है, ये आपका एनडीए जो है ये 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये 2014 सेकंड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो चलो इसको करते हैं बच्चों। देखो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे पास गिवन है। देखो पहली तो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो यानी हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन तो क्लियर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल दी गई है। देखो यहाँ पर इक्वल काइनेटिक एनर्जी है दोनों की, यानी हाफ हाफ यहां से कैंसिल हो जाएगा, और मासेस भी अलग दिए हुए हैं, तो ये एम ए हो जाएगा, ये एम बी हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि दैट एम ए वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी वी बी स्क्वायर। हमारे पास क्या है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अच्छा अगर हम बात करें, देखो इसमें हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में हमें क्या लगानी पड़ेगी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखो इस इक्वेशन को जो मैं अप्लाई कर रहा हूं ना, मैं कहां से कर रहा हूं, मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन, यानी जब रुक गई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड देखूं बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट देखूं, तो आपका u तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, जो ब्रेक की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, F ओवर m हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूं यहां पर कि टाइम, कितने टाइम में ये ब्रेक लग रहा है, तो t इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v अपॉन a हो जाएगा। अब v अपॉन a कहां से आया, देखो हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मैंने क्या कहा है, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो यहां से हमारे पास t इज इक्वल्स टू वी ओवर ए आ गया, और क्योंकि a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम है, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वी एम अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम इसको निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड को निकाल सकते हैं। देखो बिफोर क्या है, बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट, तो इस इक्वेशन में हम क्या रख देते हैं, ए की वैल्यू भी रख देते हैं और टी की वैल्यू भी रख देते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ अपॉन एम दे रखी है, और हमारे पास जो हमारे पास टी की वैल्यू दे रखी है वो आपके पास हो गई वी एम ओवर एफ का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं यहां से f का स्क्वायर आ जाएगा, तो एक f इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक m इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू जो आ जाएगी वो एम वी स्क्वायर अपॉन 2f आ जाएगी। अब एक चीज बड़ी नोट करने वाली बात है, ये डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला आ रहा है, एम वी स्क्वायर आ रहा है ऊपर नीचे टर्म, और यहाँ पर 2f आ रहा है। अब देखो एम वी स्क्वायर वाला टर्म तो दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि एम ए वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी वी बी स्क्वायर हमने किससे निकाला है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से निकाला है। और दूसरी इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है, जो ब्रेकिंग फोर्स है, ये एफ यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स ही तो है। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने क्या दे रखी है कि ब्रेकिंग फोर्स तो इक्वल लग रहे हैं, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लग रहा है, यानी डिस्टेंस कवर्ड में जो ये ऊपर वाला टर्म है एम वी स्क्वायर है, ये दोनों कार्स के लिए सेम है। ये जो ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है ये दोनों कार्स के लिए सेम है। इसका मतलब है जो दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो बोथ आर कवरिंग सेम डिस्टेंस। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या कह रहा है, देखो, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is represented by a straight line parallel to the time axis in a distance time graph, then the object undergoes। देखो पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं,
उसने कहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिनोट किया गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, देखो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया और ये मेरे पास टाइम हो गया। अब वो कह रहा है कि इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी जो मोशन दिखाया गया है वो एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो किसके पैरेलल है, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यानी वो लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी मेरे पास। यानी हमारे पास क्या है कि देखो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर इस डी की वैल्यू यहां पर मान लो कि 2 मीटर भी होती इस पॉइंट पे, 2 मीटर भी हो इस पॉइंट पर, तो टाइम कितना ही आगे बढ़ता जाए वो ऑब्जेक्ट तो 2 मीटर पे ही रहेगा। कहां से, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात कर रहा हूं। यानी टाइम कितना ही बढ़ते जाए, चाहे 1 से 2 बज जाए, 2 से 3 बज जाए, वो तो क्या करेगा, इस ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही रहेगा। तो देखते हैं इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। एन एसेलरेटेड मोशन, भैया एसेलरेटेड मोशन कैसे हो जाएगा, वो तो अपनी जगह पर ही टिका हुआ है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि रेस्ट में है वो आपका ऑब्जेक्ट, ओरिजिन से जो है 2 मीटर पर है लेकिन रेस्ट पे है आपके वॉल्स। डीएसेलरेटेड मोशन भैया क्या है, रिटार्ड भी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास है यूनिफॉर्म नॉन जीरो वेलोसिटी मोशन, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं है। देखो नॉन यूनिफॉर्म में हमें क्या है, स्मूथ ग्राफ नहीं मिलता। अब हमारे पास क्या है, जीरो वेलोसिटी मोशन, बिल्कुल सही है, जीरो वेलोसिटी मोशन है क्योंकि यहां पर क्या है, वेलोसिटी जीरो है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में ही तो है। ये उसी तरीके से है जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, एक जगह पे बैठा हुआ हूं, तो ये मेरा क्या है, जीरो वेलोसिटी मोशन है। यानी मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि टाइम तो क्या है, बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है किसी भी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा कैसा मोशन होगा, जीरो वेलोसिटी मोशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम चले जरा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एक्टेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अच्छा हमारे पास क्या है, हमें क्या गिवन है इसमें, देखो 39 क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये हमारा एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये किस में आया हुआ है, एनडीए 2015 में पेपर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट में। अब ये क्या पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अब देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं ना, वो सोचते हैं करके कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो वो क्या लगा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। पर स्ट्रेट लाइन इसका सही आंसर नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट लग रहा है। अच्छा भाई अगर फोर्स किसी बॉडी पर कांस्टेंट लग रहा है तो क्या इंप्लाई करता है, इसका मतलब उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या है आपके पास, वो भी कांस्टेंट है। अच्छा अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं उसके पार्टिकल की, तो क्या होगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की बात करूं, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये इक्वेशन मिल कैसे रही है, देखो ये s और ये t जो है ये कैसा रिलेशन शो कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहे हैं। कैसा रिलेशन शो कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहे हैं। और भैया जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करता है तो इसका मतलब वहां पर जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो अगर उस पर कांस्टेंट फोर्स हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो वहां पर जो हमारे पास है वो कैसा होगा, उसका पाथ पैराबोला होगा। कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इसका आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है, तो उसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो यहां पर हमारे पास क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s जो हमारे पास t के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, क्वाड्रेटिक रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिकली अगर कोई रिलेट कर रहा होता है टर्म्स, तो वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए लास्ट क्वेश्चन ये भी हमारे पास क्या है, एनडीए में आया हुआ है। ये एनडीए 2013 में आया हुआ है फर्स्ट पेपर में, एनडीए 2013 में फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, एनडीए 2013 फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। हाउएवर इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग देन द कार। देखो बहुत, देखो कितनी बढ़िया क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उसने कहा है कि कोई कार है वो क्या कर रही है, उसकी जो स्पीड है, जो स्पीड है वो कैसा है,
यूनिफॉर्म है। देखो अगर सिर्फ इतना दिया होता ना कि जो कार है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो सीधा सीधा क्या कर रहा होता, वो स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहा होता, वो कार जो है आपकी स्ट्रेट पाथ में चल रही होती। लेकिन क्या बोल दिया कि मोमेंटम भी क्या हो रहा है आपके पास, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मोमेंटम भी आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा देखो अगर स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म है, देखो और मोमेंटम चेंज हो रहा है, देखो मोमेंटम का चेंज होने का मतलब है, मोमेंटम इसका इज इक्वल्स टू क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv होता है। देखो कार का मास तो चेंज नहीं होगा, कार का मास तो चेंज नहीं होगा, कार का मास है जो वो रहेगा। इसका मतलब मोमेंटम को चेंज कौन कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रही है। यानी चेंज किस में आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अच्छा वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा होगा, वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा होगा, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी का क्या हो रहा होगा, बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा। बॉडी की डायरेक्शन में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आने का मतलब है, और ऐसा कौन सा पाथ बनता है जिसमें हमारे पास स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है और वेलोसिटी चेंज होती है। अभी अभी मैंने पीछे बताया था, वो आपके पास कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी बार बार चेंज करती है। तो वो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, सर्कुलर तो दे नहीं रखा है। बाकी देखो इसमें भी स्ट्रेट पाथ दे रखा है, इसमें भी स्ट्रेट पाथ दे रखा है। इज मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट मे बी ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। अगर यहाँ पे सर्कुलर पाथ भी होता तो वो आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या कर लिया है, इस हमारे पास जो चैप्टर मोशन एंड फोर्स है, इसके हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके 40 एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। ठीक है, जो आपको क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप इनको बार बार रिपीट करेंगे ना, तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस है, मोस्टली ग्राफ पे रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि हम आगे जरूर करेंगे। लेकिन जो हम हमारा नेक्स्ट हम आपका चैप्टर लेके आएंगे, वो आपका वर्क एनर्जी एंड पावर से लेकर आएंगे। देखिए उस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे या जितने एमसीक्यूज हम लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके एनडीए के एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो हमारी वीडियो आएगी, वो वर्क एनर्जी एंड पावर पे आएगी। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।